नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे और कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। बड़ी खबर, सचिवालय में बैठक होगी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आज की आपको बता दें। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट का आज मंथन होगा और कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर स्वीकृति, मंजूरी प्रदान की जा सकती है कैबिनेट के माध्यम से। ये बड़ी खबर, आज की अहम जानकारी आपको बता दें। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। सचिवालय में होगी कैबिनेट की बैठक। बड़ी खबर, अहम जानकारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट का मंथन होगा और जानकारी के मुताबिक कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। प्रदेश सचिवालय में होगी यह बैठक। और यशराज आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। यशराज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट का मंथन आज होगा। कौन से ऐसे प्रस्ताव हो सकते हैं जिनको मंजूरी दी जा सकती है आज कैबिनेट के माध्यम से? जी बिल्कुल रितेश, सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूं कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है, जो सचिवालय में शाम 4 बजे से कैबिनेट बैठक होगी। वहीं मैं आपको सबसे पहले यह जानकारी देना चाह रहा हूं कि इस बैठक से पहले 24 जुलाई को प्रस्तावित प्रदेश मंत्रिमंडल की इस बैठक को स्थगित कर दी गई थी। यानी यह बैठक पहले 24 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो नई दिल्ली में प्रवास के चलते बैठक नहीं कर पाए, तो इसीलिए इसको स्थगित करके इस बैठक को 3 अगस्त को कर दिया गया था। तो वहीं आज 3 अगस्त को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की जाएगी। इस मंत्रिमंडल के बैठक के लिए काफी दिनों से चर्चा हो रही थी, विस्तार से चर्चा हो रही थी यहाँ पर। और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्रिमंडल में लोगों में यह जरूर, मंत्रियों के बीच यह जरूर यह बात चल रहा था कि किस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है या किन किन बातों को इसमें रखा जाता है। वहीं यदि मुख्य तौर पर देखा जाए तो उस बैठक में मंत्रिमंडल की इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें ड्रोन पॉलिसी को लेकर लिया जा सकता है, MSMEI को की नीति समेत राजस्व, कार्मिक, पर्यटन, शिक्षा विभाग और संपत्ति को लेकर के कुछ निर्णय लिया जा सकता है। वहीं लगातार यह निर्णय भी लिया जा रहा है कि UCC कानून को लेकर भी इसमें कुछ बैठक में कुछ निर्णय लिया जा सकता है। तो शाम 4 बजे ही यह फैसला होगा कि किस किस बैठक में निर्णय लिया गया है, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक को आयोजित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो कई मायनों में आज की ये पूरी कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक होगी। तो वहीं हल्द्वानी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और अलर्ट को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। डीएम वंदना सिंह ने आदेश इस बाबत जारी कर दिए हैं छुट्टियों को लेकर। दरअसल बारिश को लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से और इसके मद्देनजर स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। लगातार बीते दिनों भी पहाड़ी इलाकों में जो बारिश है वो देखने के लिए मिली है और उससे कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त होता दिखाई दिया है। हालांकि आपको बता दें कि भारी बारिश के मद्देनजर अलर्ट पर हैं तमाम प्रशासनिक विभाग और ऐसे में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। डीएम वंदना सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। और योगेश शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। योगेश, बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ किस तरह से अलर्ट है पूरे तमाम प्रशासनिक विभाग? देखिए रितेश, जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट आया उसके बाद जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जिले के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की है। लेकिन सुबह से ही आज मौसम साफ है, धूप निकली हुई है, तो अभी कह सकते हैं जिस तरह से मौसम को लेकर अलर्ट था, तो अभी मौसम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जिले में साफ नजर आ रहा है। जी शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल मौसम साफ है, हालांकि आपको बता दें कि अलर्ट एहतियातन जो तैयारियां हैं वो जरूर की गई, लेकिन फिलहाल स्थिति सही है।
मौसम भी साफ बना हुआ है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हाईकमान ने छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है। प्रीतम सिंह ने इसे लेकर हाईकमान का आभार भी व्यक्त किया। तो वहीं देहरादून के संदिग्ध हालात में एक महिला की मौत हो गई इलाके में, जिससे सनसनी फैली। और आपको बता दें कि परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हाईकमान ने छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है। प्रीतम सिंह ने इसे लेकर हाईकमान का आभार जताया। देहरादून में संदिग्ध हालात में महिला की मौत हुई इलाके में, जिससे सनसनी फैली। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। हल्द्वानी में जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद सिंह दरमवाल पर मुकदमा दर्ज हुआ है। महिला ने एसएसपी पंकज भट्ट से लगाई है गुहार। धमकी देने और जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। हरिद्वार में दो समुदायों के बीच विवाद हुआ, वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में जांच में जुटी है पुलिस। में हुई हिंसा के बाद नाराज बजरंगियों ने हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर दिया धरना। बजरंग दल कार्यकर्ता अनुज बालिया ने कहा, हिंदुओं को जागने की जरूरत। पंचायतों को बनाया जाएगा कूड़ा मुक्त करने के लिए मंत्री सतपाल महाराज ने ऐप जारी करने के दिए निर्देश। गंदगी मिलने पर जताई नाराजगी। नैनीताल में एक होटल के कमरे में महिला का शव मिला। पति के साथ घूमने आई थी नैनीताल। मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस। लोकसभा चुनाव में जुटी बीजेपी सांसदों को सौंपेगी जिम्मेदारी। सांसद कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। 23 विधानसभा सीटों को लेकर सौंपी जिम्मेदारी। देहरादून में यूसीसी पर राजनीति जारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार। मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंपने के बाद विधानसभा में पारित किया जाएगा ड्राफ्ट। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद नैनीताल और चंपावत जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने जिलों का किया दौरा। साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द जिलों में हुए नुकसान की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में ओरिएंटेशन इंडक्शन 2023 कार्यक्रम हुआ और दीक्षारंभ के इस कार्यक्रम में छात्रों को उनके बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ऋषियों की भूमि रही है, जिसमें नए छात्रों की दीक्षा प्रारंभ हो रही है। उन्होंने छात्रों से समय का सदुपयोग कर जीवन में सफलता हासिल करने की बात कही। चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली ने भी शिरकत की और इस दौरान दून यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुरेखा डंगवाल और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ये जो शिक्षा अध्ययन का समय है, इस प्रकार से विद्यार्थी बनकर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर है। ये अवसर और ये समय आप सबके जीवन में कभी दोबारा लौटकर नहीं आने वाला है। अब जैसे हम लोग जितने लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं, खैर सुरेखा जी तो आप सब लोगों के बीच में ही रहती हैं, विद्यार्थी भी हैं वो और शिक्षक भी हैं। धन सिंह जी भी हमारे डॉक्टर धन सिंह हैं, मैं और चमोली जी, या हम चारों लोग क्या आपकी तरह बैठकर कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी पुनः बन सकते हैं क्या? कभी बन सकते हैं क्या? मैं विद्यार्थियों से पूछ रहा हूं। अरे भाई हाँ बोलिए या ना बोलिए। नहीं, हम लोग क्या आप लोगों की तरह आप क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी बन सकते हैं क्या? स्टूडेंट बन सकते हैं? आप लोग मेरा प्रश्न समझ पा रहे हैं ना? क्या बात है, बच्चे लोग कम है क्या बोलने वाले? बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? हाँ या ना बोलिए। नहीं बन सकते ना, जोर से बोलिए। वैसे व्यक्ति देखिए पूरे जीवन भर विद्यार्थी रहता है, पूरे जीवन भर वो शिक्षार्थी रहता है। जब तक उसके जीवन का अंतिम समय ना आ जाए तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है।
उत्तराखंड में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक मदन दास देवी की अस्थियां आज हरिद्वार में विसर्जित की गईं। इस मौके पर सीएम धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके योगदान के लिए उन्हें नमन किया। साथ ही राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना भी की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी हर स्तर से तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के तहत प्रदेश की 23 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी पार्टी ने अपने सांसदों को सौंपी है, जो 2022 के चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने जीती थी। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 और राज्यसभा की सभी 3 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। पार्टी ने अपने सभी 8 सांसदों को विधानसभावार जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। सभी सांसद आगामी दिनों में बूथ स्तर पर पहुंचेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। पार्टी की कोशिश है कि सभी से विचार विमर्श करने के बाद उनसे मिले सुझाव पर फोकस किया जाए। चुनाव की दृष्टि से उत्तराखंड में जो 23 विधानसभा हम लोग नहीं जीत पाए थे कारणवश किसी प्रकार की चूक न रहे, इस दृष्टि हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने विधानसभा आवंटित किया। हारी हुई विधानसभा है उसमें तीरथ जी को हमने बद्रीनाथ, बाराहाट ऐसे 2 विधानसभाएं दी हैं। माला राजलक्ष्मी शाह जी को हमने यमुनोत्री 1 विधानसभा दी है। निशंक जी को हमने हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर, खानपुर 3 विधानसभाएं दी हैं। अजय टमटा जी को हमने लोहाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा 4 विधानसभाएं दी हैं। अजय भट्ट जी को खटीमा, नानक मत्ता, किच्छा 3 विधानसभाएं दी हैं। नरेश बंसल जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने मंगलौर, भगवानपुर, किरान किलर और बाजपुर 4 विधानसभाएं दी हैं। अनिल गोविंद जी को हमने प्रतापनगर, चक्रता, हल्द्वानी 3 विधानसभाएं दी हैं। और कल्पना सैनी जी को लक्सर, झबरेड़ा और जसपुर ये 3 विधानसभा हमने दी हैं। इस प्रकार से हमारी 23 की 23 विधानसभाओं में उनके कार्यकर्ताओं के सुझाव, कार्यकर्ताओं की समस्याएं और संगठनात्मक सुझाव क्या क्या हो सकते हैं, उनके प्रवास पे हम अगले वहां से इन सब विधानसभा में लगाने वाले बूथ स्तर तक का प्रवास हमारे सांसद करेंगे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, इसे जल्दी मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा और जिसके बाद विधानसभा में इसे पारित कराया जाएगा। तो वहीं यूसीसी पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा, बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है, वो सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान भटकाने का काम कर रही है। यूसीसी का ड्राफ्ट हमारा पूरी तरह तैयार है और हम सौभाग्यशाली उत्तराखंड राज्य के अंदर जो मैं छोटा राज्य होते हुए भी यहाँ पिरान किलर भी है, यहाँ मसूरी नैनीताल में चर्च भी है, यहाँ पर चारों धाम भी हैं, हर धर्मावलंबी यहाँ पर रहता है। ये सबसे वार्ता के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार है, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री को प्राप्त होगा। हम अध्यादेश या सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर पारित को लागू करेंगे। ये हमारे घोषणा पत्र का अंग है। क्या मुद्दा है उनके पास? पलायन उनको दिख नहीं रहा है, उनको अब यूसीसी दिख रहा है, क्योंकि उनको तो धार्मिक उन्माद फैलाना है, ध्रुवीकरण करना है और वोट हासिल करने की बात है। इनके कारण वो सत्ता में रहना चाहते हैं। अच्छी बात है अगर वो बताते, इस बात को बताते कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, जो प्रधानमंत्री 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते थे। तो वहीं रुड़की में उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बयान के बाद कई समाज के लोगों में भारी रोष है। शहर के कई समाज के लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कैबिनेट मंत्री का पुतला दहन कर उन्हें कैबिनेट मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने की मांग की। बता दें आपको कि कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुजफ्फरनगर में हुई एक सभा में 3 समाज के लोगों पर टिप्पणी की थी, जिससे कई समाज के लोगों में भारी रोष है और उसी के चलते दर्जनों लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पुतला फूंका और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। स्वतंत्र देव सिंह शुक्रताल की जनसभा में माननीय योगी जी के सामने ये बयान देते हैं सार्वजनिक मंच पर कि 2017 से पहले सैनी जाति, कश्यप जाति और त्यागी जाति की लड़कियों को उठा लिया जाता था और रेप के बाद हत्या कर दी जाती थी, उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। और योगी जी मौजूद है वहाँ, ये हमारी बेटियों के लिए अपमानजनक है कि नहीं है? और यदि योगी जी वहाँ मौजूद है और वो इस तरह का बयान देते हैं तो योगी जी को टोकना चाहिए था उन्हें। तो आज तीनों समाज के साथ सर्व समाज में भी आक्रोश व्याप्त है कि ऐसा बयान उन्होंने बेटी
तो बेटियों के इज्जत को लेकर क्यों दिया, और यदि उन पर घटनाओं का प्रमाण है वो पेश करें, और नहीं तो माननीय योगी जी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और उसे बर्खास्त करें स्वतंत्र देव सिंह को। ये हमारी मांग है। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बयान पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी टेक्नोलॉजी विरोधी पार्टी है। प्रदेश सरकार ने जो ऐप को लॉन्च किया है उसके जरिए लोग आसानी से क्षतिग्रस्त सड़कों के बारे में शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। अगर आम लोगों की शिकायतों के दर्ज कराने पर कांग्रेस को ऐतराज है तो कांग्रेस पार्टी को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर वो किस तरह से प्रदेश के हित की बात करती है। कि प्रीतम सिंह जी और कांग्रेस पार्टी जो है टेक्नोलॉजी की विरोधी पार्टी। आप इस ऐप के माध्यम से जिस प्रकार से अभी गड्ढा ऐप जब लॉन्च हुआ था उसके बाद 1000 से ऊपर विभिन्न जगहों से सुझाव लोगों के आए थे, चित्र उस ऐप के माध्यम से लोगों ने भेजे थे। उसमें 70% अब तक जो है गड्ढा मुक्त सड़कों को किया गया है। इसी प्रकार से कूड़ा निस्तारण को लेकर के उस ऐप के माध्यम से हमने कहा है कि जहां जहां पर इस प्रकार की चीजें होती हैं आप उस ऐप में डालिए तो निश्चित रूप से उसके समाधान होगा। नैनीताल में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं हल्द्वानी के गोलापार की सूखी नदी में बारिश के चलते पानी आने से विजयपुर गांव का संपर्क कट गया। हालात इतने खराब हैं कि गांव का रास्ता बंद हो चुका है, जिससे लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी समस्या हो रही है। लोग बच्चों को अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार कर रहे हैं। और इसको लेकर एसडीएम मनीष कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, सूखी नदी के जब भी इसके कैचमेंट एरिया में बारिश होता है तो कुछ एक समय के लिए, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए बहुत तेज बहाव होता है और पानी का स्तर बहुत ऊंचा होता है। उसके कारण से जो लोग भी उसको नज़रअंदाज करके इसको पार करने की कोशिश करते हैं उनके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे पुलिस विभाग को कि ऐसे जो भी नाले, रपटे या ऐसे सेंसिटिव स्पॉट्स हैं जहाँ पे इस तरीके की दिक्कतें आ सकती है, वहाँ पर पहले ही पुलिस फोर्स तैनात कर दिया जाए और किसी भी दशा में ऐसे व्यक्तियों को नाला या नदी पार करने न दिया जाए। रामनगर में लगातार हो रही तेज बारिश के बाद आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं बारिश के कारण नाले भी पूरी तरह उफान पर हैं और इसके साथ ही कोसी बैराज का जलस्तर भी लगातार बढ़ने लगा है। कोसी बैराज का जलस्तर बढ़ने के बाद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। सिंचाई विभाग के एसडीएल राजीव खानूलिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश के रामपुर और मुरादाबाद क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट है, तो वहीं प्रशासन को सूचना दे दी गई है। कोसी में मैक्सिमम पानी का डिस्चार्ज रहा 3:40 में प्रातः 33,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया और नीचे यूपी के सभी रामपुर इन जगहों पे हमने अलर्ट जारी कर दिया गया है, अपनी सूचनाएं भेज दी हैं और लगातार बारिश हो रही है अप स्ट्रीम में। उम्मीद है कि संभावना ये है कि जलस्तर बढ़ेगा और हम सारा विभाग यहाँ पे अलर्ट पे है। किसी भी परिस्थिति को फेस करने के लिए वो सक्षम है। आज सुबह से तेज बारिश होने की वजह से पहाड़ पे काफ़ी पानी है, वो बोल्डर के रूप में जो भी नदी नालों में आ रखा है। मेलगढ़ वाले की भी आज यही स्थिति हुई और लगभग यहाँ 20 से 25 मिनट हमारा यातायात बाधित रहा। दोनों से गाड़ियाँ लग गई थी क्योंकि ऊपर से बोल्डर पत्थर आ रहे हैं। थोड़ा कम होने पर और ट्रैफिक को हमारे द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है और लोगों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। तो वहीं देहरादून में उद्यान विभाग के निलंबित चल रहे निदेशक डॉक्टर हरमिंदर सिंह बवेजा की एसआईटी जांच होगी। शासन ने जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश जारी कर दिया है। वित्तीय अनियमितताओं, जरमोला उद्यान नर्सरी घोटाले समेत कई मामलों को लेकर सरकार ने निदेशक उद्यान डॉक्टर बवेजा को 13 जून को निलंबित कर दिया था और अब उनकी जांच चल रही है, जिसका दायरा कई जिलों तक बढ़ गया है। नैनीताल में हल्द्वानी रोड स्थित एक होटल में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की शिनाख्त
मुरादाबाद निवासी इरम पत्नी गुलजार के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के साथ सोमवार से होटल में रुकी हुई थी। गुलजार दोपहर में होटल कर्मियों से पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने व दवा लाने की बात कहकर निकला था और इसके बाद से वापस नहीं लौटा, जिसके बाद होटल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी और घटना की जानकारी मिलते ही सीयू नैनीताल विभा दीक्षित व तल्लीताल के थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की गई। प्रदेश में चमोली जैसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रदेश में कार्यरत समस्त कार्यदायी संस्थाओं की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। ये बैठक अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ली। बैठक में सामने आया कि कार्यदायी संस्थाएं इलेक्ट्रिकल वर्क को सिविल वर्क के साथ जोड़ देती हैं, जबकि कार्यदायी संस्थाओं के पास इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए अलग से इंजीनियर उपलब्ध रहते हैं। एक साथ कार्य कराने से इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए अच्छे से कार्य करना तथा सुरक्षा के मानकों का पालन करने में मुश्किल आती है, जिसके बाद बैठक में इस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए सभी कार्यदायी संस्थाओं से सुझाव लिए गए हैं। इसके साथ ही राधा रतूड़ी ने सख्त हिदायत दी है कि सुरक्षा मानकों के लिए उच्चतम स्तर के मानदंड हैं और उन मानदंडों के अनुसार ही उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।